मैं डांगी सुनील चौधरी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू एनसीईआरटी की हमने जो पुस्तकें चला रखी हैं उसमें हमने क्लास 6 और 7th की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंप्लीट कर ली है। अब हम क्लास 8th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो हमने शुरू कर रखी है। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं। इसका टाइटल है संसद तथा कानूनों का निर्माण। कि संसद क्या होती है, किस प्रकार कानून बनाए जाते हैं और किस प्रकार उनका पालन करवाया जाता है। तो हम प्रत्येक वीडियो में केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद हो। यहाँ पर आपको एक एक बिंदु एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें सबसे पहला बिंदु है संसद जो है ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक किसे माना गया है तो वो है संसद। और संविधान का केंद्रीय सत्य भी यही है कि संसद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरा बिंदु है 1855 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की थी। कौन सी मांग? कि विधायिका में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये 1855 में संसद में ये मांग उठी थी कि वो बजट पर चर्चा करेंगे और किसी भी विधायक से प्रश्न वो पूछ सकते हैं। फिर 1909 ईस्वी में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी गई। ब्रिटिश सरकार ने न तो सभी वयस्कों को वोट देने और न आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया था। तो पहले ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश के शासन में जो मतदान होता था तो किस किस के लिए ये मतदान वर्जित था? एक तो जो वयस्क नहीं है उसको मतदान नहीं देने दिया जाता था और न ही उनको किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाता था। अगला बिंदु है 2004 ईस्वी के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम के द्वारा मतदान हुआ था। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ई का इलेक्ट्रॉनिक, वी का वोटिंग और एम का मशीन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ईवीएम की शुरुआत कब हुई थी? इससे क्या हुआ? लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि पहले मतपत्र में जो कागज प्रयुक्त होते कागज काम में लेते थे वो कागज पेड़ों से निर्मित होते थे। तो उन कागजों का निर्माण करने के लिए 1,50,000 पेड़ कम से कम काटे जाते थे। तो ईवीएम आने से उन पेड़ों की बचत हो चुकी है, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था, क्योंकि वो पर्चियाँ जो मतदान की पर्ची होती थी वो कागज की होती थी। और अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हो चुकी है। अगला बिंदु है स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि देश के सभी जो वयस्क नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार इसके द्वारा मिल चुका है। कि जो भी वयस्क कौन होता है? जो भी स्त्री या पुरुष 18 वर्ष या उससे अधिक आयु है वो वयस्क माना जाएगा और उसे मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाने वाले हैं कि संसद कैसी होती है।
यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं ये पुरानी संसद है। पहले वाली जो संसद है उसका ये चित्र है। ये संसद है, ये गोलाकार रूप में बनी हुई थी और ये इसके ऊपर भारत का झंडा ध्वज जो है ये फहरा रहा है। तो ये प्राचीन संसद है। तो यहाँ आप एक वृद्ध व्यक्ति को देख सकते हैं जो मतदान करने के लिए आया है और बाहर ये जो एक पर्चा छपा हुआ है उस पर ईवीएम के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार वोट डालना है। तो ये ईवीएम के बारे में जानकारी ये व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। अगला बिंदु है सहमति का विचार लोकतंत्र का जो है वो प्रस्थान बिंदु होता है कि जो सहमति होती है उसका विचार इसका प्रथम बिंदु या प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अर्थात जनता का जो निर्णय है वही सरकार का गठन करता है। मतलब जो भी सांसद या विधायक चुने जाते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता ही क्या है, सरकार का गठन करती है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उनको संसद या विधायिका में भेजते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के जो समूह होते हैं उनको ही संसद कहा जाता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, संसद कहलाते हैं। क्योंकि सभी जहाँ समूह में एकत्रित होते हैं तो वो क्या है, वो संसद ही होती है। संसद क्या करती है, सरकार को नियंत्रित करती है और उसका क्या करती है, मार्गदर्शन करती है, उनको सही रास्ता दिखाती है। तो संसद का क्या काम है, सरकार को नियंत्रित करना और सरकार को मार्गदर्शन देना। अगला बिंदु है भारतीय संसद जो है ये देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था मानी जाती है। कि जो कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, भारतीय संसद बनाती है। भारतीय संसद के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो ये भारतीय संसद के दो रूप हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो इसके सभापति होते हैं, किसके, राज्यसभा के। अब आपको ये बताना है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है। फिर है लोकसभा। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 होती है, मतलब लोकसभा में ज़्यादा सदस्य चुनकर जाते हैं। और लोकसभा की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो सत्ता पक्ष के जो सांसद होते हैं उनमें से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला बिंदु है स्वतंत्रता के बाद गठित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये सिद्धांत आप देख सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। तो सबसे पहला सिद्धांत यही है। दूसरा इसका सिद्धांत है लोकसभा एवं विधानसभा में हर 5 साल समान रूप से चुनाव करवाए जाएं, कि हर 5 साल के बाद में ये चुनाव करवाए जाने जरूरी हैं। ये इसका दूसरा सिद्धांत है। अगला इसका सिद्धांत है देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। अगला इसका सिद्धांत है इस निर्वाचन क्षेत्र से, मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद या विधानसभा में जाता है। अगला इसका सिद्धांत है इसके निर्वाचित सदस्य एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद, और विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधायक कहलाते हैं। तो राज्य स्तर पर जो सरकारें गठित होती हैं वहाँ तो विधायक चुनकर जाते हैं और जो केंद्र आधारित जो संसद है वहाँ पर सांसद चुन के जाते हैं। तो ये आप इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से याद कर लें, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम अगले बिंदु की बात करें। अगले बिंदु पर जाने से पहले हम आपको दिखा दें, ऊपर जो आप चित्र देख रहे हैं ये भारतीय संसद है और इसी में आपको इसके 2 पार्ट मिलेंगे, एक
लोकसभा, एक राज्यसभा। आप यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी राज्यसभा है, कौन सी लोकसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। मतलब ज़्यादा सीटें कहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये तो लोकसभा है और इधर आप देखेंगे ये राज्यसभा है, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या कम है। यहाँ 245 सदस्य बैठते हैं और लोकसभा में 543 सदस्य बैठते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। अगले हम बिंदु की बात करें, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं, तभी वो संसद कहलाती है। लोकसभा में कुल 543 जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनमें से किसी राजनीतिक दल या उनके सहयोगी दलों को मिलाकर 272 सदस्य होने पर सरकार या गठबंधन सरकार बनती है। अगर उस दल के 272 विधायक हैं तब तो वो सरकार बना लेंगे, और अगर कम हैं तो किसी और दलों के साथ मिलकर उसको गठबंधन सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए आधे से एक अधिक मत सीट की ज़रूरत होती है। तो 543 का आधा सा एक अधिक 272 होता है। तो जिसके 50% से प्लस एक आ जाता है वही क्या करता है, सरकार का गठन करता है, चाहे वो खुद के सांसदों के आधार पर बनाए या फिर गठबंधन वो सरकार बनाए। फिर है अन्य राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं वो विपक्षी दल के रूप में उस संसद में अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब जो विपक्षी दल होगा वो जो सांसद विपक्ष के होंगे वो विपक्षी दल की भूमिका निभाएंगे और सरकार के जो भी कामकाज हैं उनमें वो कमियां निकालने का काम करते हैं। अगला बिंदु है कार्यपालिका। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का सबसे प्रमुख काम माना जाता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कार्यपालिका का क्या काम है? कानूनों का निर्माण करवाना और उन कानूनों को लागू करवाना। तो ये कार्यपालिका का काम है। अगला बिंदु है भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया माना जाता है। मतलब वो सत्ताधारी दल का प्रमुख नेता होता है। यह अपने साथी सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है और उन्हें कार्यों का जिम्मा संभालता है।
आगे हम बात करें, अगला बिंदु है केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दो इमारतें होती हैं, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। इनका निर्माण 1930 ईस्वी के दशक में किया गया था। मतलब जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं, इनका निर्माण 1930 ईस्वी में किया गया था। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम ऑफिस होता है, रक्षा व विदेश मंत्रालय इसके साउथ ब्लॉक में होते हैं। इन सभी के ऑफिस होते हैं। और नॉर्थ ब्लॉक में क्या होता है, नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय स्थित होते हैं। तो वित्त और गृह मंत्रालय के जो ऑफिस जो दफ्तर हैं वो नॉर्थ ब्लॉक में स्थित होते हैं। अब हम आपको एक बार केंद्रीय सचिवालय का चित्र भी दिखा देते हैं। यहाँ आप इस चित्र में केंद्रीय सचिवालय के दोनों रूप देख सकते हैं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में किस किस के दफ्तर होते हैं और नॉर्थ ब्लॉक में किस किस के दफ्तर या कार्यालय होते हैं, ये हमने अभी देख लिया था। अगला बिंदु है, जब संसद सत्र चल रहा होता है तो सर्वप्रथम प्रश्नकाल से संसद की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो टाइम आएगा वो प्रश्नों का आएगा। जो विपक्षी सांसद हैं वो सत्ता पक्ष के सांसदों से या जो प्रधानमंत्री होता है उनसे वो प्रश्न पूछते हैं, जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज की जानकारियां हासिल करते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसको भी वो उजागर करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार की कमियों को दर्शाया जाता है, जो हमने अभी बात की थी। अगला बिंदु है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा कानून 2005 एक्ट बनाया गया था। इसे 2006 में लागू किया गया था। तो घरेलू हिंसा कानून कब बना था और किसके लिए ये बनाया गया और कब ये लागू हुआ था, तो इस लाइन में भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।